हाँ जी नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वॉल्टर मॉडल। डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर में एक मॉडल आता है वॉल्टर मॉडल। क्या कहता है वॉल्टर मॉडल, देखते हैं उसमें। देखो वॉल्टर मॉडल का पहले मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के बताता हूं, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। वॉल्टर ने ये कहा कि अगर किसी सिक्योरिटी का यानी शेयर का प्राइस कैलकुलेट करना हो, तो प्राइस यानी करंट प्राइस कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है डी प्लस ई माइनस डी इंटू आर अपॉन के होल डिवाइडेड बाय के। ये फॉर्मूला दिया वॉल्टर ने। सर इसमें D क्या है, E क्या है, D और R क्या है, K क्या है, ये सारी चीजें बताओ। बिल्कुल एक एक करके सारी बात को लेते हैं और किस बेसिस पे फॉर्मूला बना उसका पूरा एक्सप्लेनेशन हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। और मैं साथ में आपको कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा जिससे और ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। सबसे पहली बात तो आप ये समझें कि E की फुल फॉर्म क्या है। E की फुल फॉर्म है अर्निंग पर शेयर, और जब हम केवल अर्निंग पर शेयर या ई बोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसका मीनिंग होता है अर्निंग पर इक्विटी शेयर। आपको यहां लिखने की जरूरत नहीं है कि अर्निंग पर इक्विटी शेयर, ओनली अर्निंग पर शेयर लिखा है, इट मींस अर्निंग पर इक्विटी शेयर ही होगा। ठीक है। अब कंपनी जो अर्न कर रही है, कंपनी ने हर एक शेयर पे जो अर्निंग की जिसे हम ई बोल रहे हैं, उसके दो पार्ट हो सकते हैं। दो पार्ट क्या हो सकते हैं, या तो कंपनी उसे शेयर होल्डर में बांट देगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। तो इसका एक पार्ट तो हुआ डी, या जिसे हम बोलते हैं डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर, शॉर्ट में से हम डी बोलेंगे। और या डिविडेंड नहीं बांटती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग या रिटेंशन। अर्निंग का वह हिस्सा जो डिविडेंड दे दिया जाएगा वो डी हो गया, और जो नहीं दिया जाएगा वो रिटेन अर्निंग हो गया। तो वॉल्टर कहीं ना कहीं इस डी और इस ई माइनस डी को लेते हुए कुछ शेयर का प्राइस कैलकुलेट कर रहा था। साथ में कुछ दो फैक्टर और लिए, वो कौन से थे, एक था के ई और दूसरा था आर। के ई को हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कह सकते हैं, या सिंपल से शब्दों में कहूं शेयर होल्डर की कंपनी से जो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, शेयर होल्डर की जो कंपनी से मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसको हम बोलते हैं के। सर ऐसा क्यों, क्योंकि शेयर होल्डर कंपनी से मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न उतनी रखेंगे जितना उनके पास कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी होगी। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई पैसा, अगर ये पैसा जो अर्निंग करके कंपनी ने अर्न किया है, मतलब कंपनी की जो ये अर्निंग है जो शेयर होल्डर के लिए कमाई है, अगर ये अर्निंग हम शेयर होल्डर को दे दें तो शेयर होल्डर उस अर्निंग से किसी दूसरे सोर्सेज से किस रेट से अर्न कर सकता है, वो होगा हमारे लिए के, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। मैं सिंपल सा कहूंगा कि शेयर होल्डर किस रेट ऑफ रिटर्न से अर्न कर सकता है, और आर मतलब कंपनी उसे किस रेट से अर्न कर सकती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कह दो। अब कहीं ना कहीं देखो क्या होता है, हर मॉडल के पीछे कुछ ना कुछ अजम्पशंस होती है। तो वॉल्टर की एक अजम्पशन थी कि वॉल्टर ने कहा कि अगर हमें कुछ नया फंड चाहिए तो नया फंड हम किसी एक्सटर्नल सोर्स से नहीं लेंगे। नया फंड लेने का सोर्स हमारा यही है कि जो कंपनी की अर्निंग में से वह हिस्सा जो नहीं बांटा जाए डिविडेंड में, जिसे हम कहते हैं रिटेन अर्निंग, उसी को ही री इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उस री इन्वेस्टमेंट किए जाने वाले अमाउंट को, यानी जो ये रिटेन अर्निंग है जिसको हम री इन्वेस्ट करेंगे, उस री इन्वेस्टमेंट से हम किस रेट से अर्न कर सकते हैं, हम यानी कि कंपनी किस रेट से अर्न कर सकती है, वो है आर, स्मॉल आर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या रिटर्न ऑन यहाँ पे इक्विटी भी कहा जा सकता है, एक ही बात रहेगी यहाँ पे। तो वॉल्टर का फॉर्मूला था P इक्वल्स टू डी प्लस ई माइनस डी इंटू आर अपॉन के। क्या कहना चाह रहे हैं, इस बात को हम टुकड़ों टुकड़ों में सीखते हैं। कैसे, मैं क्या करता हूं, आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आप लोगों को हर साल ईच ईयर के एंड पे कोई कंपनी डिविडेंड देती है,
आप कंपनी छोड़ो, आप ये समझो आपने बैंक में कुछ डिपॉजिट करवाया है, बैंक में कुछ आपने डिपॉजिट करवाया यानी कोई एफडी करवाई है, और उस एफडी से ईच ईयर के एंड पे आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और मान लो मेरी तरफ से मैं डेटा दे रहा हूं, मान लो कि ईच ईयर का जो डिविडेंड मिलता है वो ले लेते हैं 6 रुपए। ईच ईयर का डिविडेंड मिलता है ₹6। एक शेयर पे 6 रुपए का कंपनी डिविडेंड देती है, ठीक है। अब सर आप डिविडेंड क्यों बोल रहे हो, मैं कंपनी की बात लेता हूं तो डिविडेंड बोल देता हूं। जब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं तो आप ऐसा समझो, जैसे मैं आपको कह रहा हूं आपने बैंक में एफडी करवाई है, तो हर साल बैंक आपको 6 रुपए का क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। 6 रुपए का क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। कब तक देगी, जब तक एफडी रहेगी तब तक हमेशा के लिए देगी। सवाल यह आया, अगर मैं आपसे ये कहूं बैंक वाले आपको जो ये एफडी पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं जिसे मैं अभी यहाँ डी लिख रहा हूं, वो अगर इंटरेस्ट 10% पर एनम से हो, कितना हो, 10% पर एनम से, तो क्वेश्चन ये आया बताओ एफडी का अमाउंट कितना। सर क्या कहना चाह रहे हो वापिस बताओ। मैं कह रहा हूं अगर 6 रुपए का बैंक आपको इंटरेस्ट देती है हर साल, और बैंक के इंटरेस्ट की रेट 10% पर एनम है, तो बताओ आपकी बैंक की एफडी का अमाउंट कितना था। तो आप क्या कहोगे, सर 6 रुपए है, 6 के डिवाइड में 10% कर दो, यानी 60 रुपीज का अमाउंट आएगा। यानी ऑब्वियसली मैंने 60 का एफडी करवाई होगी, तभी तो 60 का 10% 6 रुपए इंटरेस्ट आता होगा। हाँ सर। अब बात आई कि सर इसका यहां क्या कनेक्शन हुआ। देखो इसका ये कनेक्शन ये हुआ यहाँ पे कि जब कभी भी हम डिवाइड में कोई रेट यानी केई लगा रहे हैं, जो रेट ऑफ रिटर्न लगा रहे हैं, इसका मीनिंग होता है कैपिटलाइज करना। किसको, जो न्यूमरेटर में आपने लिखा ना उसको कैपिटलाइज करना। जैसे मेरे एग्जांपल में जो इंटरेस्ट मिला, उस इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करें, यानी उस इंटरेस्ट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है। तो इंटरेस्ट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब एफडी का अमाउंट फ्यूचर में जो मिलेगा हमेशा के लिए, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वही तो एफडी का अमाउंट होगा। जो एफडी कराई है उसी पे तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, या तो एफडी का अमाउंट ले लो या फ्यूचर में हमेशा के लिए इंटरेस्ट ले लो, एक ही चीज तो ले सकते हो दोनों में से। तो डिवाइड में जब हम ये रेट लगाते हैं तो उसको बोलते हैं न्यूमरेटर में जो भी लिखा है उसको कैपिटलाइज करना। और ये लॉजिकल भी है कि कैपिटलाइज क्यों करेंगे भाई, हमेशा के लिए आपको 6 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा जो कि 10% पर एनम है, तो ऑब्वियसली एफडी का अमाउंट कितना हुआ, 60। तो ये डिवाइड में कई का फंडा तो हुआ, ये क्यों करते हैं। अब दूसरी बात, ये आगे डी ई माइनस डी आर पॉइंट के ये क्या है, इसको समझाओ। अब बड़े ध्यान से सुनना, धीरे धीरे समझना इस बात को। कंपनी ने कमाया कितना, चलो पहले ले लेते हैं। कंपनी ने एक शेयर पे अर्निंग की है 10 रुपीज, ई से ईपीएस कितना है 10 रुपीज, और मान लेते हैं कि इसमें से जो डिविडेंड दिया है वो है 6 रुपए, यानी रिटेन अर्निंग कितनी होगी पर शेयर 4 रुपए। अब बात आपको ये सोचनी है कि जो 6 रुपए आपने डिविडेंड के फॉर्म में दिए, क्या आप उसे, आप यानी कंपनी उसे री इन्वेस्ट कर सकती है। आप कहोगे ना सर, जब शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड चला गया, कंपनी के पास रहा ही नहीं, तो कंपनी उसको री इन्वेस्ट कर नहीं सकती। लेकिन क्या ये 4 रुपए कंपनी री इन्वेस्ट कर सकती है, तो आंसर है यस, क्योंकि कंपनी के पास पड़ा है, कंपनी री इन्वेस्ट कर सकती है। सोच समझ के बताओ, भले ही कंपनी री इन्वेस्ट कर पा रही हो, लेकिन इस पे राइट किसका है, इस पे राइट किसका है। आप इसको री इन्वेस्ट तो कर दोगे, बिल्कुल ठीक बात है, आप इसे क्या कर दोगे, री इन्वेस्ट कर दोगे, लेकिन ये है किसका, इस पर अधिकार किसका है। सर कंपनी के पास में लास्ट में जो भी घाटा नफा बच जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस कुछ भी बच जाता है, किसका होता है, शेयर होल्डर का तो है। अल्टीमेट ओनर कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर ही तो है। तो राइट इस पे किसका, इक्विटी शेयर होल्डर का। यानी अगर कंपनी कमाती भी है तो ओवरऑल वो किसके लिए कमा रही है, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। आज नहीं तो कल वो किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। ये पैसा आज ही आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये री इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, ये री इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, कंपनी इसको री इन्वेस्ट नहीं कर पा रही और इसको कंपनी री इन्वेस्ट कर पा रही। और अगर इसको कंपनी री इन्वेस्ट कर पा रही है तो कंपनी री इन्वेस्ट किस रेट से करेगी, सर आर से। मान लेते हैं, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ये लो सर एग्जांपल पे एग्जांपल ले रहे हो। मान लेते हैं कि कंपनी का जो आर है, आर कितना ले लें, आर कितना ले लें, 20% ले लेते हैं, सिंपल सा ले लेते हैं 20%, और के ले लेते हैं 10%। इस बात को समझने के लिए ऐसा ले लेते हैं। देखो क्या मीनिंग हुआ, कंपनी किसी
रिटेन अर्निंग को री इन्वेस्ट कर सकती है 20% पर एनम से, और शेयर होल्डर उसे कहीं और इन्वेस्ट करके किस रेट से अर्न कर सकता है 10% से। ये सीधा सा कहें कंपनी के कमाने की रेट, ये शेयर होल्डर की कमाने की रेट। तो क्या ये जो डिविडेंड आपने शेयर होल्डर को दिया, क्या आप इसे री इन्वेस्ट कर पाओगे? ना। तो क्या आप उसे आर की रेट से अर्न कर पाओगे? सर जब री इन्वेस्ट ही नहीं किया तो रिटर्न कहां से मिलेगा? बिल्कुल नहीं। इसको अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो कौन कर पाएगा? शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर करेगा तो बस चाहो तो 10% से करते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 4 रुपए जो है ये शेयर होल्डर के हाथ में नहीं दिए यानी कंपनी ने रखे तो किसके है? किसके है? तो शेयर होल्डर के, लेकिन कंपनी ने रखे हुए हैं, शेयर होल्डर को कम नहीं करी। चिंता मत करो, हमारे पास आपका फंड पड़ा है, हम आपके लिए कमाई करते रहेंगे। कंपनी इसको री इन्वेस्ट करेगी तो 20% पर एनम कर पाएगी। अब सोच के देखो, मैं इस 4 रुपए की बात करता हूं, आप सोच के बताओ शेयर होल्डर को ये 4 रुपए नहीं देके हमने उनका भला किया कि नुकसान किया? सोचते सर, आप बताओ कैसे सोचे? सुनो, ये 4 रुपया, कौन सा 4 रुपया? जो आपने डिविडेंड नहीं दिया, घर में रखा, उस 4 रुपए से कंपनी हर साल री इन्वेस्ट अगर करे तो किस रेट से कमा पाएगी? सर 20% से। तो क्या मैं कह सकता हूं अगर इस 4 रुपए का 20% कंपनी अर्न कर पाएगी तो ईच ईयर की अर्निंग कितनी होगी? 0.8 होगी। आप मुझे बताओ ये कमाया किसके लिए है किसका? ये है तो किसका? शेयर होल्डर का ही। बस कंपनी उसके बिहाफ पे काम करे। इस 4 रुपए को कंपनी ने री इन्वेस्ट किया, 0.8 पर एनम अर्न किया। अब सोचो, अगर आप शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि ये जो कंपनी शेयर होल्डर को 0.8 अर्न करके दे रही है, अगर उस शेयर होल्डर को 0.8 अर्न करना होता हर साल तो वो कहीं और इन्वेस्ट करता। सोच के बताओ कि 0.8 पर एनम कमाने के लिए उसे कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता? कंपनी ने तो 4 रुपए इन्वेस्ट करके 0.8 अर्न कर दिया, लेकिन शेयर होल्डर कहीं और से 0.8 अर्न करता तो उसको कितना इन्वेस्ट करना पड़ता? तो आप कहते सर शेयर होल्डर तो जो है वो 10% से ज्यादा कमा नहीं सकता कहीं और से, तो शेयर होल्डर उसे इतना इन्वेस्ट करेगा कि 10% से 0.8 आ जाए। तो क्या मैं कह सकता हूं कि शेयर होल्डर को 8 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि अगर 0.8 रुपीज शेयर होल्डर को इन्वेस्ट करना हो तो शेयर होल्डर तो 10% से कमा सकता है। तो 10% से अगर 0.8 होता है तो कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 8 रुपए। सर आप कहना क्या चाह रहे हो ये बताओ? मैं ये कहना चाह रहा हूं कंपनी ने जो डिविडेंड दे दिया वो तो उसका हो गया, उसके हाथ में गया, कंपनी का कंट्रोल खत्म हो गया। लेकिन ये 4 रुपए, इस अर्निंग में से 6 हटाने के बाद जो 4 रुपए बचा, ये 4 रुपए कंपनी ने री इन्वेस्ट किया, उस पे कमाया कितना? 0.8। उस 0.8 की अगर मतलब मैं इसको इस 4 रुपए की ट्रू वर्थ देखना चाह रहा हूं, किसके सेंस में? शेयर होल्डर के सेंस में। तो ये 4 रुपए कमा के दे रहा है 0.8, और अगर ये 0.8 कमा के दिया जा रहा है शेयर होल्डर के लिए, शेयर होल्डर कंपनी के थ्रू नहीं कहीं और से कमाता, तो 10% रेट से अगर 0.8 अर्न करना होता तो उसे कितना इन्वेस्ट करना पड़ता? 8 रुपए। तभी तो 8 का 10% 0.8 आता। तो बात ये निकल के आई, क्या सर क्या निकल के आई कि सही मायने में जो रिटेन अर्निंग कंपनी ने 4 रुपए रखी, उसकी ट्रू वर्थ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शेयर होल्डर 4 नहीं है, कितनी है? 8 रुपए। सर कैसे? सोचो, 4 रुपए से कंपनी जितना कमा पाती है उतना ही कमाने के लिए शेयर होल्डर को कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? वही शेयर होल्डर के लिए उसकी क्या हो गई? ट्रू वर्थ। बिल्कुल सही बात है ना? यस। इसलिए ये जो 4 है वास्तव में रिटेन अर्निंग है, लेकिन सही मायने में ये जो 8 रुपए है ये सही कहें तो है ट्रू वर्थ ऑफ रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग की ट्रू वर्थ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शेयर होल्डर, ट्रू वर्थ ऑफ रिटेन अर्निंग। तो सर इतनी कहानी सुनाई, क्यों सुनाई? इसलिए सुनाई क्योंकि वॉल्टर ने ये कहा
कि किसी भी शेयर का मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस निकालने के लिए आपको उसके डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग, ई माइनस डी रिटेन अर्निंग इंटू आर अपॉन के, यानी उसकी ट्रू वर्थ को कैपिटलाइज करना पड़ेगा। कैसे सर? ये देखो, ई माइनस डी 10 माइनस 6 यानी 4 इंटू आर यानी 20%, के डिवाइड बाय यानी 10%, तो कितना आ गया? 8 आ गया। तो वॉल्टर ने ये कहा किसी भी शेयर का करंट मार्केट प्राइस उसके डिविडेंड और रिटेन अर्निंग की ट्रू वर्थ के कैपिटलाइज वैल्यू के बराबर होता है। तो क्या कहा वॉल्टर ने? इंग्लिश में बोलते हैं इट इज द समेशन ऑफ, इट इज द समेशन ऑफ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ डिविडेंड एंड ट्रू वर्थ ऑफ रिटेन अर्निंग। ये बात कही थी, किसने कही थी? वॉल्टर ने कही थी। तो इस हिसाब से अगर हम चले, जो डेटा मैंने दिया उसके हिसाब से अगर चले, तो डिविडेंड कितना 6, अर्निंग कितना 10, डिविडेंड कितना 6, आर कितना 0.2, 20% या 0.2 एक ही बात है, के कितना 0.1, के कितना 0.1। सॉल्व करोगे तो 6 प्लस ये 4 इंटू 0.2 करके 8 आया था, 6 प्लस 8 जी 1.4, 1.4 के डिवाइड में 0.1 लगा दो, यानी कि कितना आ गया? कितना आ गया भाई? 6 प्लस 8 14, 14 डिवाइड बाय 1.4 नहीं सॉरी 6 प्लस 8 यानी 14, 14 डिवाइड बाय 0.1, 140 रुपीज का शेयर का प्राइस निकल के आ गया। ये हो गई करंट मार्केट प्राइस एज पर वॉल्टर मॉडल। ये था वॉल्टर का फॉर्मूला। ठीक है भाई, जल्दी से लिखो, मैं एग्जांपल अब सिस्टमैटिक तरीके से लिख देता हूं आपके सामने। ठीक है, ये देखो जल्दी से एक एग्जांपल लिख लेते हैं। ये बताइए, इसको सॉल्व कर देता हूं। मतलब P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6 प्लस 10 माइनस 6 इंटू 0.2 डिवाइड बाय 0.1, ये क्या हुआ? ट्रू वर्थ ऑफ रिटेन अर्निंग और डिवाइड बाय के कैपिटलाइज वैल्यू। तो 6 प्लस 8 डिवाइड बाय 0.1, आंसर इज ₹140। ये हुआ वॉल्टर मॉडल खत्म। अब वॉल्टर की कुछ एडवाइसेस है, और एडवाइसेस क्या है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। इतना ही रखते हैं आज की क्लास में। थैंक यू।